नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने कहा था आपसे कि हम बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न अब बने हैं। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आपको उनका लेवल पता चलेगा, उनका पैटर्न पता चलेगा, और हम आपको बता रहे हैं आप हमसे क्यों पढ़ें, हमसे क्यों जुड़े। अभी आप इस क्लास में देखेंगे कि एक ही वीडियो से हमने कितने प्रश्न आपके इस पेपर में फंसाए थे, आपके सीधे फ्रेम हुए थे क्वेश्चन किस प्रकार से। ये पेपर का जो क्वेश्चन है वो BHU B.Ed साइंस 2022 के जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा, और आप हमसे क्यों पढ़े इसके लिए भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि कितने प्रश्न आपको डायरेक्ट फंसे थे, हम आपको प्रूफ भी देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो अभी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, कृपया आप देख लीजिए। बहुत प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप देखिएगा उसे। हम बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग नवोदय विद्यालय इज। जो नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे उनके क्या उद्देश्य थे। गाँवों में सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करना। ए, टू कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान इन रूरल एरियाज। टू, जो बी ऑप्शन कह रहा है गाँव में अच्छी शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। सी कह रहा है गाँव में शिक्षा को बर्बाद होने से बचाना, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। डी कह रहा है गाँव में स्कूलों की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। देखिए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना जब की गई थी, हमने जब NEP 1986 के बारे में पढ़ाया था, आपको बताया था पिछले जब एग्ज़ाम नहीं हुए थे उसके पहले में बताए थे, उसमें नवोदय विद्यालय को डिस्कस किया था। उसमें बताया था पहला ऑप्शन देखिए सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करना। सर्व शिक्षा अभियान कब आया है, 2001 में आया है। तो 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उसके पहले नवोदय विद्यालयों की स्थापना शुरू हो गई थी। 1987 में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने लगे थे। तो जब 1987 में ही नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने लगे तो वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान को ये पूरा करने का उद्देश्य नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है आपका। दूसरा कह रहा है गाँव में अच्छी शिक्षा प्रदान करना, तो बिल्कुल सही बात है। गाँव में जो है रूरल एरियाज में टैलेंटेड गिफ्टेड चाइल्ड्स थे जिनके लिए पेज सेटिंग स्कूल्स की स्कीम की बात की गई थी, वहीं पर ये नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना शुरू हुई। ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है गाँव में, तो उन्हीं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो एम था, इसलिए नवोदय विद्यालय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने की बात की गई थी। अन्य सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन अब हम आपको बताएंगे कैसे। देखिए आप यहाँ पर हमने जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था, यहाँ पर देखिए 8 मंथ अगो है, ये हमारी क्लास ली हुई है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चेक कर पाएंगे, वहाँ पर हमने नवोदय विद्यालय का डिस्कशन किया हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर हमने बताया था ये रूरल सेक्टर में स्थापित किए गए थे टैलेंटेड स्टूडेंट्स गिफ्टेड चाइल्ड के लिए। जब हम पूरी बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसी प्रकार से बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपका आंसर सही हो जाते। बहुत लोगों ने सही भी किए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम से फेर में हुआ था। ये 1986 के स्कीम से हमने जब पढ़ा रखा था, डिटेल में हम पढ़ाते हैं, हमने बताया था, वहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ था। लगभग आधा क्लास जब ओवर हुआ है वहीं पर हमने इसको डिस्कस किया है, ये देख पा रहे होंगे आप। अभी मैं आपको बताऊंगा अन्य भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे डायरेक्ट एजुकेशन इसी वीडियो से, एक ही वीडियो से हमने कई क्वेश्चन आपको दे दिए हैं जो कि एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर जो BHU B.Ed 2022 साइंस का पेपर है उसके हैं। आप क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द नेशनल लिटरेचर मिशन स्टार्टेड इन, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसको कब स्टार्ट किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी हमने जब NEP 1986 पढ़ाया है उसी में हमने डिस्कस किया है, इसको भी हमने उसी वीडियो में ही डिस्कस किया है। तो ये भी उसी वीडियो का ही
एग्ज़ाम से आया हुआ है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्टार्ट किया जाता है, 1988 में स्टार्ट किया जाता है। ये भी उसी का सब प्रोग्राम होता है। ये नीपी 1986 में ही इसकी बात की गई थी, तो उसको डिटेल में हमने पढ़ाया था। इसका आंसर ये है। ये देखिए यशपाल कमेटी, इसको मिलान करना है कौन सा सही है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन। यशपाल कमेटी रिपोर्ट, यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविजन प्रोग्राम, माइक्रो टीचिंग एंड नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन। इधर समय दिया हुआ है, इसको मिलाना है आपको। देखिए यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब आता है, तो आपको पता होगा यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब आती है, 1993 में आती है। हमने जब एनसीएफ का बात करते हैं, जो एनसीएफ 2005 की आधार है वो क्या है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, जिसने 1986 की जो जांच रिपोर्ट बनी थी उसकी बात करते हैं। यशपाल ग्रुप बनता है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एनसीएफ 2005 का जो आधार बनता है वही होता है। यूनेस्को सैटेलाइट टेलीविज़न प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, तो 1965 में स्टार्ट होता है, आप सबको पता होगा। माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, 1961 में। और नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन कब आई थी, 1986 में। तो इस प्रकार से ये का हो जाएगा आपका तीसरा, ए का तीसरा, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो ये का तीसरा, बी का फर्स्ट, ये ही ऑप्शन देखिए सही होगा, डी ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन हमारे उसी वीडियो से आए थे। यहाँ पर आप देखिए 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फ्रेम मुझे मिल रहे हैं। एक वीडियो से अगर आपको 3 क्वेश्चन 12 नंबर मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा एक टीचर क्या कर सकता है। इतनी रिलेवेंट अगर नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप पढ़िए, हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारा कमेंट हमारे वीडियो में दीजिए, आपको कैसे क्लासेस लग रहे हैं इसके बारे में रिव्यू दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे उसी वीडियो से आया था, जो कि हमने एग्ज़ाम होने से पहले बता रखा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यशपाल कमेटी डेवलपमेंट, एनसीईआरटी सभी को हमने डिस्कस कर रखा है उसमें। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की 3 वीडियो जो स्कीम्स हैं सब पढ़ा रखी है, उनको देख लीजिएगा, कहीं से भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जितने टीचिंग एप्टीट्यूड करा दे रहे हैं बिल्कुल सफिशियंट है, कुछ भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कह रहा है सिलेबस एंड करिकुलम आर वन एंड सेम थिंग, जो सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या एक समान है। दूसरा कथन कह रहा है बोथ सिलेबस एंड करिकुलम इंक्लूड द कंटेंट नॉलेज, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों ही विषय का ज्ञान सम्मिलित होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये वीडियो में जब ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने किया था, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस किए हैं 3-4 प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी की थोड़ी सी बात की थी। वहीं पर इसकी बात की थी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में विभेद होता है। किस प्रकार से, जो पाठ्यचर्या है जिसको हम करिकुलम कहते हैं, सी से लिखेंगे। करिकुलम इज अ ब्रॉड पार्ट, उसके अंदर आता है सिलेबस। इस तरह से सिलेबस क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में, एक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कक्षा के लिए जो किस कक्षा में, जैसे क्लास 8 का सिलेबस लॉन्च किया जाएगा, तो क्लास 8 में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन से कोर्स हैं, और कौन से कोर्स में आपको कौन सा एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी इंटर्नशिप हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी रहती है। और जो करिकुलम होता है वो प्रत्येक वर्ष की को करिकुलर एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर और सबको मिला करके एक शैक्षणिक वर्ष का बनाया जाता है। तो करिकुलम इज अ ब्रॉड एस्पेक्ट, एक बड़ा भाग होता है, और सिलेबस उसी का एक पार्ट होता है। तो दोनों एक सेम थिंग नहीं है, पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। बोथ सिलेबस एंड करिकुलम इंक्लूड द कंटेंट नॉलेज, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में ही विषय का ज्ञान सम्मिलित होता है। जी हाँ, दोनों में विषय का ज्ञान मिलता है, क्योंकि आप सिलेबस में भी विषयों का ज्ञान लेते हैं और करिकुलम भी विषयों का ज्ञान लेते हैं, क्योंकि दोनों, जब करिकुलम में भी ये बताया जाता है कि क्लास 8 में ये चलेगा, क्लास 7 में ये चलेगा, सभी के लिए सिलेबस में करिकुलम फ्रेम होता है। तो दोनों में रहता है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये हमने जब बताया आपको, जब टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जब हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया रखा है।
उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, क्योंकि बार बार मैं वीडियो देखूं उसका स्क्रीनशॉट लूँ, कब कहाँ पढ़ाया है, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो एग्जैक्ट टाइम लेने से पहले हम पीपीटी वगैरह बनाने में समय चला जाता है। यहाँ पर देखिए अगला कुछ कहना है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू डिजायरेबल द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। छात्र के अवांछनीय व्यवहार को वांछनीय व्यवहार में बदलने का बेहतर तरीका क्या है? टू पनिश द स्टूडेंट, छात्र को सजा देना। टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स, मतलब माता पिता को नोटिस देना, संज्ञान में उनको पहुंचाना, उनकी बात पहुंचाना। टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड हैव अ कन्वर्जेशन विथ द स्टूडेंट्स, आप उनके अवांछनीय व्यवहार का कारणों का पता लगाएंगे और विद्यार्थी से बात करेंगे। टू इग्नोर इट, आप इसको क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आपको किसी अवांछनीय अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज करना है, एज अ टीचर आपको वर्क है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो उसके रीजन है, उसके कारण है, किस कारण से जो छात्र है वो ऐसे व्यवहार कर रहा है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसका कारण जानना होगा और उसके बाद में उसके निवारण करने के लिए छात्र को मार्गदर्शन करना होगा, गाइडेंस देना होगा। इत्यादि सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपको देखेंगे हम, ये देखिए बुनियादी शिक्षा योजना, ये भी हमारे ही उसी स्कीम्स के प्रोग्राम से जो 2 वीडियो है उसमें से आया हुआ है। द मेन पर्पज ऑफ द बेसिक एजुकेशन स्कीम इज, जो बुनियादी शिक्षा योजना है, हमने इस बार भी इसका डिस्कशन कर दिया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। बुनियादी शिक्षा योजना का मूल उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। टू वोकेशनलाइज द एजुकेशन, बी शिक्षा को व्यावसायिक परक बनाना। टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, सी शिक्षा द्वारा लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। टू मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल, ये जो टू मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल था, ये SSA का एम था। आप इसको जानिएगा, SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान आया कब था? 2001-2002 में। तो ये बात आप जानिए। बुनियादी शिक्षा योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ये सारे उद्देश्य हैं, पर इसमें मूल उद्देश्य मेन फीचर्स पूछ रहा है, मेन क्या है? तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो गांधी जी की फिलॉसफी थी उसमें कहा गया था कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करे, बच्चे इतने कैपेबल हो जाएं कि वो जो बुनियादी जीवन में, दिनचर्या में बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको फुलफिल कर पाएँ। तो इसका क्या था आंसर, क्या हो जाएगा? शिक्षा द्वारा लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही बुनियादी शिक्षा योजना का मूल उद्देश्य था। जबकि इसके साथ साथ शिक्षा का व्यवसायीकरण कराना, ये सब भी इसके सब उद्देश्य थे, सब एम्स थे, बट जो मेन फीचर्स था, मेन उद्देश्य था, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, साइंस कैन बी टॉट, विज्ञान शिक्षण हो सकता है थ्रू आर ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन, एक व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण द्वारा, विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्वयं अनुभव करके, थ्रू मेमोराइजिंग फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट, सूत्रों और संकल्पनाओं को मेमोराइज याद करके, और डी विदाउट टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, बिना वातावरण से उदाहरण लिए, विदाउट ओनली इन लेबोरेटरी, केवल प्रयोगशाला में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी को बहुत ही आसान है, एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ाया जाता है विज्ञान, और दूसरा स्वयं अनुभव करके हम पढ़ सकते हैं। सूत्रों की कल्पनाओं को याद करके हम विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं। साइंस क्या होता है? एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट दोनों की चीज़ होती है। आपको अनुभव करने हैं और एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, जांच पड़ताल। आप प्रयोगशाला का उपयोग करेंगे, लेकिन केवल प्रयोगशाला की विधि से सीखना भी गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, ई ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन सही कौन है? ए एंड बी ओनली। कौन सा? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए एंड बी ओनली। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू, प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को यह आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बाइलिंगुअल क्लास ले रहे हैं, आप अगर चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो समझ सकते हैं। हम एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हैं, बट कई ऐसे शब्द वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाता होगा। तो इसलिए आप अगर कम समझ में आता हो तो इसके लिए आप कमेंट करिए, हम थोड़ा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप बहुत बता दीजिए कि ये वॉइस कैसी रहती है,
आपको हमारी वॉइस, हमारे जो शब्द हैं जो हम बोलते हैं, आपको कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं, स्पष्ट हैं या नहीं स्पष्ट हैं, इन सब चीज़ों को आप फ्रेंडली हमसे बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम सारे PYQs अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हैव कंप्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट द कंटेंट, विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी रखना। हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री की समझ रखना। हैव गुड पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व होना। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, कौन सा आवश्यक नहीं है, तो सबसे बढ़िया इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा व्यक्तित्व होना। ये शिक्षण, प्रभावी शिक्षण के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक अच्छी पर्सनालिटी जो होता है, ये संवेगों को नियंत्रित रखने की एक क्षमता होती है इसमें। एक गुड लुकिंग होता है, एक अंडरस्टैंड, आप किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसकी गहराई को जान पाएंगे, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पर्सनालिटी में इंक्लूड कर लिया जाता है। पर्सनालिटी पूरी जीवन के एक व्यक्ति का एक प्रकार से आईना होता है। पर्सनो शब्द से पर्सनालिटी बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मतलब कि जो बाहरी दृश्य में दिखाई दे और आंतरिक बिहेवियर से भी इंगित हो, प्रदर्शित हो, वही पर्सनालिटी होती है। तो अच्छा व्यक्तित्व होना यहाँ पर एक शिक्षक, प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं यहाँ पर माना जाएगा। विस्तृत जानकारी होना, श्रव्य सामग्री की समझ होना और अच्छे संप्रेषण कौशल को जानना, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने आता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्टन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है, ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण का आयोजन करना। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षक के लिए आचार संहिता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी की बात करता है, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि एक शिक्षक प्रतिदिन अपने विद्यालय में, अपने क्लास में, अपनी कक्षा में लर्निंग को, शिक्षण का आयोजन करेगा। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, द जॉब ऑफ टीचर इज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, शिक्षक का काम छात्रों का ध्यान रखना है। दूसरा कारण भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ये एंड आर ट्रू। और जो आर है रीजन है, वो क्या कह रहा है, ए का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो एक्सप्लेनेशन भी इसका आंसर सही हो जाएगा, यही विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, गिवन ब्लू आर टू सेंटेंस, इसी प्रकार के हैं। इसमें ये देखिए आपका क्या कह रहा है, सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द चिल्ड्रन। भाई बहन, माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हैं। दूसरा कथन कह रहा है, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन मेक्स अस नो अबाउट आवर सेल्व्स बेटर, शिक्षा को अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर सोचने के लिए सक्षम बनाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है। भाई बहन, माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब टीचर की गुड स्किल्स या गुड अच्छे टीचर्स के जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होते हैं, उसमें सबसे पहला अगर पॉइंट आता है तो मोटिवेशन का आता है। एक शिक्षक को मोटिवेट करने की स्किल्स आनी चाहिए। और दूसरी बात, एक शिक्षक खुद मोटिवेट होना चाहिए। तो ए कथन भी सही है और दूसरा बी कथन भी सही है। और शिक्षा की अच्छी समझ हमारे अपने बारे में बेहतर सोचने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये भी दोनों का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ये एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, क्योंकि ए जो है कथन को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। When a teacher enters the class and observes that students are making noise, what should the teacher do? जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है और विद्यार्थियों को शोर मचाते देखता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्टार्ट पनिशिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। इन्वॉल्व देम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू इंटरेक्शन, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वार्तालाप में व्यस्त करना चाहिए, वार्तालाप करना। सी कह रहा है, स्टार्ट टीचिंग देम थ्रू लेक्चर, उन्हें संभाषण द्वारा पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, जब बोलना शुरू कर दें, जब बहुत हल्ला हो रहा हो।
इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक एंड ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता बताकर उनका ध्यान शिक्षण में आकर्षित करना चाहिए। एंड ई कह रहा है मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स स्टोरी एंड एड्स चूज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा शिक्षण के उदाहरणों, कहानियों एवं शिक्षण सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ढूंढ लेते हैं तो करना वाला पता चल जाएगा। तो देखिए, विद्यार्थियों को सज़ा देनी चाहिए, गलत बात है, कहीं भी सज़ा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारा जो आचार संहिता है, शिक्षक आचार संहिता है, ये सभी बातों का निषेध करता है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी, फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी इन सभी चीज़ों को निषेध कर दिया गया है। RTE एक्ट ने बैन कर दिया है एक तरह से, पूरी तरह से। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। और सी ऑप्शन देखिए, संभाषण द्वारा पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो दोनों ही संभव नहीं है। जब बच्चे शोर कर रहे हों तो आप एकाएक आकर के संभाषण द्वारा लेक्चर मेथड से पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी बातें बच्चों तक पहुंचेंगे ही नहीं, आप उनको अपने लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। जब आप उनको अपने शिक्षण कार्य में, तो कैसे उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो बचा कौन सा, बी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। एक रुचि का डेवलप करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना और उनको पढ़ाने की शिक्षण प्रक्रिया में व्यस्त करना, ये सारे कॉजेज जो होते हैं, कारण जो हैं, ये एक शिक्षक के लिए ज़रूरी हैं, जो कि शोर मचाने में बाध्यता जो है उसको दूर कर सकता है, उसको हल उसका प्राप्त कर सकता है। तो बी, डी एंड ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, डी, ई इसमें दिया हुआ है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से साइंस के पेपर में आपके 14 कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो 10 से 12 क्वेश्चन आप मिनिमम मार्क के चल सकते हैं कि आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। इसलिए हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये लगा के प्रैक्टिस की 10वीं क्लास हो जाएगी। एग्ज़ाम होने से पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थियरी क्लास है, मैंने बताया है, मैं लूँगा 2 क्लासेस लेंगे, जिसमें बहुत ही देखिएगा उसी 2 क्लासेस से कितने क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाएंगे। तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वो क्लास आपको प्रोवाइड कराएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कहीं इधर उधर से भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इफ़ अ स्टूडेंट ग्रीट्स अ टीचर ऑन टीचर्स डे, अ टीचर शुड, अगर एक छात्र शिक्षक को शिक्षक दिवस के दिन बधाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इग्नोर इट, ध्यान नहीं देना चाहिए। रेसिप्रोकेट द विशेस, उत्तर में उसे भी बधाई देना चाहिए। टील द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट द टाइम, उत्तर में छात्र को समय न नष्ट करने के लिए कहना चाहिए। और यहाँ पर टिल होना चाहिए। गिव द स्टूडेंट गुड सोर्स इन टेस्ट, छात्र को टेस्ट में अच्छे नंबर देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो बी ऑप्शन इसका है, उत्तर में उसे भी बधाई देना चाहिए, उसे भी शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्या होता है, फ्रेंडली व्यवहार को जनरेट करता है। एक छात्र और शिक्षक के बीच में परस्पर सौहार्द, स्नेह की भावना को जागृत करता है। एक शिक्षक से छात्र जुड़ सकता है, जब तक जुड़ाव नहीं होता है। एक शिक्षक को बताया गया है गार्जियन की तरह होता है, माता पिता की तरह बताया गया है एक शिक्षक के लिए। तो अगर बच्चा शिक्षक से जुड़ नहीं पाएगा तो कैसे लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो अगर शिक्षक से छात्र किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से जुड़ रहा है तो उसको जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका जो ये बी ऑप्शन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जो कि CQP01 का ये टेलीग्राम है। यहाँ पर CQP03 का ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप हमारे यूट्यूब से जुड़िए, यहाँ पर हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स की क्लासेस चलाते हैं। BHU B.Ed लैंग्वेज, DU B.Ed लैंग्वेज की क्लासेस लेते हैं। लैंग्वेज के लिए आप यहाँ से जुड़ जाइए इस टेलीग्राम से। ये सोशल साइंस का है, और प्लीज़ हमें शेयर करिए हमारे वीडियोज़ को और सपोर्ट कीजिए हमें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक भी करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसी लगी, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और आप क्या चाहते हैं। हमने आपको बताया कि इस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आपको फंसाए थे, डायरेक्ट हमारे फ्रेम हुए थे हमारे एग्ज़ाम्स में, आपके एग्ज़ाम्स में।
तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। ये क्लासेस चलती रहेंगी जब तक कि एग्ज़ाम नहीं आ जाता है आपका। एग्ज़ाम होने से 4-5 दिन पहले हम सारी क्लासेस स्टॉप कर देंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से अपने मोटिवेट हो जाइएगा। कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप आराम से एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई होंगे, आपके एडमिशन होंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा और कंटिन्यू रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।